दोस्तों, आज की कहानी है मृतक बच्ची पैदा होने के कारण पति ने पत्नी को दिया तलाक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गर्मी के दिन थे। छोटे से घर के चारों ओर की पहाड़ियां मुलायम और गहरे हरे रंग की हरी घास, जिसमें जगह जगह बैगनी और सफ़ेद जंगली फूल खिले हुए थे, से ढकी थी। मैं इस छोटे से घर में इस पहाड़ी स्थान पर कुछ शांति पाने की आशा में सदा के लिए रहने आ गई थी। कुछ समय पहले तक मेरे पास सब कुछ था। मेरे सुंदर इंजीनियर पति मुझे बहुत प्यार करते थे। हम हर प्रकार से सुखी थे, लेकिन मेरी और अरसा की दुनिया तब तहस नहस हो गई जब मैंने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। उस समय मैंने खूब आंसू बहाए थे। सरसा तब मेरे पास ही खड़े थे जब नर्स ने उस मृत बच्ची को मुझे पकड़ाया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठकर बाहर चले गए। उनका सर्द खामोशी भरा व्यवहार मुझे भीतर तक आहत कर गया था। हमने पहले ही सोच रखा था कि यदि बेटी हुई तो हम उसे सुरभि कहकर पुकारेंगे। अब यदि वह मृत पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या दोष था। तब मैं और मेरी मृत बेटी ही अस्पताल के उस कमरे में रह गए थे। मैं जी भरकर रोई और फिर एक एक को चुप होकर मृत बच्ची को सीने से लगा लिया। फिर उसके लिए पहले से खरीदी हुई सुंदर सफ़ेद सालर वाली फ्रॉक, छोटे मोजे व सुंदर टोपी पहनाकर उसे निहारा। तब ऐसा लगा कि अभी आंखें खोलकर मुझे देखने लगेगी। कुछ देर बाद ही सरसा वापस आए और खिड़की के बाहर देखने लगे। उनकी पीठ मेरी ओर थी। बाहर का जीवन यथावत चल रहा था। आते जाते वाहनों की आवाज़, धूप, पेड़, सभी दृश्य वैसे ही दिख रहे थे जैसे हमेशा दिखते थे। मेरे साथ इतनी भयानक घटना घट चुकी थी, पर किसी पर भी उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया था। सरसा ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। घर आने पर मैं अपने आप को खोई सी रहने लगी। सुरभि का चेहरा मेरी आंखों से हटाए नहीं हटता था। शायद मुझे किसी सांत्वना देने वालों की, किसी सहारे की आवश्यकता थी, पर मेरे आसपास ऐसा कोई भी तो नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मेरे अंदर की कसक मुझे हर समय पीड़ित किए रहती। एक दिन जब मुझे थोड़ा होश आया तो लगा कि मेरे आसपास का सब कुछ बदल चुका है। सरसा भी कार्यालय से बहुत देर से आते थे। घर के कार्य में मशीनी ढंग से किए जा रही थी कि अचानक एक दिन मैंने पाया कि गुस्सा मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। मेरी एक सहेली ने सरसा को एक अन्य लड़की के साथ घूमते फिरते, मुस्कुराते, जीवन की खुशियां मनाते देखा था। जब मैंने सरसा से पूछा तो बोले कि वे वाकई मुझसे ऊब चुके हैं, वे मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। मैंने भी सोचा, जबरदस्ती तो किसी को अपनी संवेदनाओं व भावनाओं को समझने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सो तलाक के लिए मैंने हामी भर दी। मेरी आंखें पहले की तरह ही सूखी व एक अजीब सूनेपन से भरी हुई थी। तब मैंने उस शहर से बहुत दूर इस किराए के घर में शरण ली थी। नया घर मुझे अत्यधिक पसंद था। इसके चारों ओर का सोनापन मेरे मन के सोनेपन से मेल जो खाता था। मैंने बागवानी के पुराने शौक को फिर से अपना लिया था। मेरे इर्द गिर्द के फूल, पौधे व वृक्ष ही मेरे असली मित्र व बंधु बन गए थे। इस बागवानी के शौक को और आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी वाटिका में फूल पौधे पर नए नए प्रयोग करने शुरू किए। नतीजन मैं एक सुंदर पुष्प वाटिका की मालकिन बन बैठी। जब एक पड़ोसी ने मुझसे अपने इस शौक को व्यवसाय का रूप देने के लिए कहा तो मैं खुशी से फूली न समाई। मैं ढेर सारी पुस्तकें खरीद के ले आई और धीरे धीरे मेरा फूल पौधे और गुलाब की कलमें सप्लाई करने का काम चल निकला। फूलों की एक बड़ी दुकान के मालिक संजीव का व्यवहार मेरे साथ बड़ा ही मित्रवत था। वे अविवाहित ही थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कॉफ़ी पीने का आग्रह किया तो मैं इनकार न कर सकी। अपने नौकर से दुकान की देखभाल करने के लिए कहकर संजीव मेरे साथ पास के एक कॉफ़ी हाउस में चले गए। वहां पर कॉफ़ी की चुस्कियां के साथ अपने चुटकुलों से उन्होंने मुझे
बहुत हंसाया। अपनी बेटी की मौत का अब तक मातम मनाने वाली मैं जब खुलकर हंसी तो न जाने क्यों तन मन बहुत हल्का सा लगने लगा। घर आकर मैं पास की पहाड़ियों पर घूमने निकल गई। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने बनाने का दिल करने लगा। फिर तो मैं जब भी बाजार जाती संजू के साथ कॉफ़ी व एक प्याला और उनके ठहाकों का आनंद उठाए बिना ही ना रह पाती। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुना दी। उस दिन संजू के सदा प्रफुल्लित रहने वाले चेहरे पर भी उदासी छा गई। वह आंखें नम हो गई। एक दिन सुबह सुबह मैं चाय का प्याला लेकर बैठक में बैठी थी तो एक कार से रुकने का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने मेरा ध्यान खिड़की की ओर मोड़ा। आंखों को विवश नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगी कि भला सरसा के आने का औचित्य क्या हो सकता है। उसे मेरा पता कैसे मिला। वह तो कब से मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। तभी देखा कि वे मुख्य दरवाजे की ओर लंबे लंबे डग भरते हुए आ पहुँचे हैं। घंटी बजी और मैं उठ ही रही। फिर घंटी दोबारा बजी। सरसा मुझे खिड़की के शीशे के पार बैठी देख चुके थे। मैंने हिम्मत बटोरी और दरवाज़ा खोला। कैसी हो श्रुति? सरसा ने हेलो से पूछा। मैंने कहा ठीक हूँ, पर आपका मन लंदन से भर गया है क्या? इधर कैसे चले आए? मेरा पता किसने दिया? इतने सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ खड़ा खड़ा दूँ? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, कहते हुए मैंने उस व्यक्ति को जो कभी मेरा पति था अंदर आने का रास्ता दिया। मेरे छोटे से घर को एक निगाह से देखकर सरसा बोले, वाकई छोटी सी छोटी जगह को भी संवारने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। खैर, मैं अब इसी शहर में रहूँगा। मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। अभी भी पहले की भांति पैसे कमा रहा हूँ। तुम्हारी बहन से मुलाकात हुई थी, उन्हीं से तुम्हारा पता मिला था। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर निगाह रखने के लिए शहर में आए हैं? देखो, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल अलग है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपने खूबसूरत चेहरे पर मड़ियों की तरह जड़ी हुई सुंदर आंखों को बिल्कुल मेरी तरफ सीधा रखते हुए सरसा ने पूछा, चाय नहीं पिलाओगी? मैंने बिना बोले चाय का प्याला सरसा की ओर बढ़ा दिया। फिर अनुभव किया कि उनके हाथ की उंगलियां थरथरा रही है। फिर सोचा, अच्छा है, चाय पीकर सरसा चले जाएंगे। तभी उन्होंने कहा, चाय अभी भी अच्छी बनाती हो श्रुति? अरे हाँ, लंदन छोड़ने के पूर्व में सुरभि को समाधि पर गया था। वहाँ ढेर सारे नन्हे नन्हे फूल खिले हुए थे। वहाँ के रखवाले ने बताया कि सबसे ज़्यादा फूल सुरभि के आसपास ही खिलते हैं। वैसे मैं वहाँ हर हफ्ते फूल भेजता हूँ, शायद तुम भी भेजती होंगी। मैंने सरसा की ओर देखे बगैर ही हृदय में उठती पीड़ा जो थोड़ी थोड़ी सी गई थी को जगाते हुए अनुभव किया। फिर सोचने लगी कि वही पुरानी कसक एक बाढ़ बनकर मेरे संपूर्ण अस्तित्व को डिबो देगी। मेरे मन ने कहा, आपने तो उसे छुआ भी नहीं था, उसे देखा भी नहीं था। मैंने उसे सहलाया था, उसका सिर सहलाया था, उसे कपड़े पहनाए थे, पर आपने तो कभी उसके बारे में मुझसे चंद शब्द भी नहीं बोले थे, चंद आंसू भी नहीं बहाए थे, उसे अपनी हथेलियों में थामा भी नहीं था। यद्यपि उसमें आपका भी अंश था। तभी मैंने अनुभव किया कि मेरा हृदय फिर दुख व क्षोभ से भर उठा है। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन आपको मेरी चिंता क्यों थी? क्यों आपने मेरा पता जानना चाहा? क्यों मुझसे मिलने आए? श्रुति, मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया हूँ। अच्छा, आज मेरी चिंता हो रही है। उस समय आप कहाँ थे जब मुझे आपकी आवश्यकता थी? जब मैं रात भर बिस्तर से एक किनारे पड़ी रोती रहती थी और आप चैन से सोया करते थे। अब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। सरसा ने कहा, सच्ची बात तो यह है कि जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैंने यहाँ आने व नौकरी करने का फैसला कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना छोटा सा व्यवसाय है और शीघ्र ही यह घर भी खरीद रही हूँ। सरसा ने चाय खत्म की और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। मैं सोचने लगी शायद उन्होंने शादी भी कर ली होगी। उसी रात मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर से सरसा के आने के बारे में बताया। उसने कहा कि तलाक के बाद सरसा घूमा फिरा तो कई लड़कियों के साथ, पर उसने विवाह किसी से भी नहीं किया।
दूसरे दिन जब मैं बाजार पहुंची तो संजीव के साथ कॉफ़ी पीने के प्रस्ताव को मैंने ठुकरा दिया और शीघ्र ही घर चली आई। मन रह रह कर अपने विगत जीवन व बेटी के इर्द गिर्द भटक रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और संजीव की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हाय श्रुति, क्या हाल है? सुना है तुम्हारा तलाकशुदा पति इस शहर में आ गया है। क्या इसी कारण आज मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पी? क्या फिर इस ईशान के पास वापस जाने का इरादा है? अगर ऐसा है तो बता दो। वैसे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बोलो, क्या ख्याल है? मैंने क्रोध को दबाते हुए कहा। आज से पहले तो कभी भी विवाह का ख्याल आपके मन में नहीं आया। आज जब सरसा इस शहर में आ गए हैं तो आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? कहते हुए मैंने रिसीवर पटक दिया। रात का खाना खाए बगैर ही मैं अपने कमरे में चली गई।